मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका मिस्टर रोहित मारवा के साथ क्या रिश्ता है? आकाश के मुंह से यह बात निकलते ही अनिका हैरान रह गई। एक ऐसा आदमी जिसे जिंदगी में वह सिर्फ एक बार किसी फॉर्मल मीटिंग में मिली थी, वह इस तरह का सवाल कैसे कर सकता था? वह अनिका की समझ के बाहर था। हालांकि आकाश ने बड़ी ही पोलाइटली यह सवाल पूछा था। सवाल पूछते वक्त आकाश की आवाज में कोई गलत इरादा अनिका को सेंस नहीं किया था, मगर यह सवाल ही अपने आप में बहुत अजीब था। आकाश गुलेरिया को अनिका की पर्सनल लाइफ से आखिर क्या मतलब हो सकता था? अनिका को यह सवाल बहुत ही अजब अजीब लग रहा था। इसलिए अनिका ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए आकाश गुलेरिया को एक तेज लुक दी और कहा, मिस्टर गुलेरिया, मुझे लगता है कि इन सब बातों से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अनिका के मन में आकाश गुलेरिया की काफी अच्छी इंप्रेशन पड़ी थी जब वह पहली बार उससे मिली थी, मगर ऐसा सवाल सुनने के बाद अनिका को लगा कि जब आकाश गुलेरिया के साथ उसे सत्य की बात करनी होगी, ताकि आइंदा आकाश गुलेरिया ऐसा कोई सवाल पूछने की हिम्मत ना करे। मगर अनिका के मुंह से यह सब सुनने के बाद भी आकाश गुलेरिया रुकने वाला नहीं था। आकाश ने अपने कदम अनिका की ओर बढ़ाए और दबी हुई आवाज में अनिका से कहने लगा, मिस अनिका, मैं बस आपको सिर्फ इतना याद करवाने आया हूँ कि यह मत भूलिएगा, मिस्टर मारवा का एक बच्चा भी है। आकाश की बातों से अनिका और ज्यादा हैरान होने लगी थी। अनिका ने अपना एक हाथ हवा में इशारे से उछलते हुए आकाश से कहा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आकाश ने अनिका से कहा, देखिए, जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर मारवा अपने बच्चे की माँ से शादी करने वाला है, और अगर आप उन दोनों के बीच में आई तो यह आप तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अनिका की हैरानी और ज्यादा बढ़ने लगी थी। अनिका ने आकाश गुलेरिया से कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? रोहित मारवा की बच्चे की माँ के साथ वह शादी करना चाहते हैं? आकाश गुलेरिया ने अनिका को बीच में ही रोकते हुए कहा, सही सुना आपने, बच्चे की अपने माँ और बाप दोनों के साथ रहना चाहिए। यह कहते हुए आकाश को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि आकाश ने पिंकी को भी इस सिचुएशन से गुजरते हुए देखा था, और शायद इसलिए इतने सालों तक आकाश ने नताशा की गलतियों को नजरअंदाज किया था, ताकि नन्ही सी बच्ची को माँ और बाप दोनों को प्यार मिल सके। आकाश गुलेरिया की बातों और उसके चेहरे का एक एक्सप्रेशन से अचानक ही अनिका के दिमाग में बिजली की तरह एक बात चमकी। अनिका ने अटकती हुई आवाज में आकाश से पूछा, और मिस्टर आकाश, आप जिस माँ के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो माँ श्रेया है? यह बात सुनकर आकाश के दिल में एक गहरी चोट लगी थी। बहुत ही दर्द के साथ आकाश ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आकाश ने सोचा था कि अगर अनिका रोहित के करीब आती है तो श्रेया को बहुत दुख होगा, और अपने बच्चे से दूर ना रह पाने की वजह से शायद श्रेया किसी बहुत बड़ी इमोशनल में फंस जाएगी। इसलिए आकाश ने सोचा, अगर वह किसी तरह अनिका को कन्विंस कर ले कि रोहित मारवा के साथ रिलेशनशिप में आगे ना बढ़े तो वह श्रेया के लिए अच्छा होगा। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बिना अनिका से नजरें मिलाए आकाश ने अनिका को एक प्रपोजल दे दिया, मिस अनिका, अगर आप इस रिलेशनशिप से पीछे हट जाए तो मैं बदले में आपके लिए वह करूंगा जो आप कहेंगे। आपकी कोई भी एक डिमांड मैं बिना किसी सवाल के पूरी करूंगा। निराश और हताश आकाश को देखकर अनिका ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, देखिए मिस्टर आकाश, मुझे लगता है कि आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। श्रेया और रोहित के रिलेशनशिप के बारे में आप जो सोच रहे हैं वह बस आपकी एक सोच है। आकाश अनिका को सब कुछ बता देना चाहता था, मगर उसने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि आकाश जानता था कि अगर वह अनिका को अपने और श्रेया के पास्ट के बारे में बता देगा तो हो सकता है अनिका यह बात रोहित मारवा को बता दे, और फ्यूचर में रोहित मारवा और श्रेया के बीच में कोई तनाव पैदा हो जाए। इससे पहले कि आकाश और अनिका और ज्यादा बात कर सके, अनिका ने देखा कि लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आ चुकी थी। एलिवेटर का दरवाजा खुलते ही अनिका ने आकाश से कहा, सॉरी मिस्टर आकाश, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर कभी हम बात करेंगे, बाय, टेक केयर। इससे पहले कि आकाश अनिका को रोक पाता, एलिवेटर के डोर बंद हो गई। लिफ्ट से नीचे जा रही अनिका मन ही मन यह सोचकर मुस्कुरा रही थी कि शायद इस आकाश गुलेरिया को श्रेया और रोहित को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और तो और
उसने अनिका को ये भी प्रपोजल दे दी कि अगर वह रोहित के साथ अपनी रिलेशनशिप में आगे ना बढ़े तो वह अनिका के लिए कुछ भी कर सकता था, और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि श्रेया को कोई चोट ना पहुंचे। ऐसा प्यार करने वाला सबके नसीब में नहीं होता। यह सोचकर अनिका लिफ्ट में बिना किसी वजह मुस्कुराने लगी, और लिफ्ट में खड़े बाकी लोग अनिका को देखकर हैरान रह गए। तभी अनिका के फोन में एक मैसेज आया। जब अनिका ने मैसेज खोलकर पढ़ा तो मैसेज में लिखा था कि भले ही आपने मेरी बात नहीं मानी, मगर फिर भी आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया है उसके बदले में आपके लिए मैं जरूर कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। आकाश गुलेरिया का यह मैसेज देखकर अनिका हैरान हो गई। अनिका ने रिप्लाई करते हुए लिखा, मगर क्यों? अनिका समझ नहीं पा रही थी कि जब गुलेरिया परिवार को मल्होत्रा से इतनी नफरत थी, फिर आज अचानक क्यों आकाश गुलेरिया अनिका के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। आखिर ऐसा क्या था अनिका ने आकाश के लिए क्या किया था जिसकी वह भरपाई करना चाहता था? तभी आकाश गुलेरिया का रिप्लाई आया, वह इसलिए क्योंकि आपने मेरे ऊपर एक एहसान किया है। अनिका सोच में पड़ गई कि उसने किस तरह का एहसान किया था आकाश के ऊपर। तभी आकाश का और एक मैसेज अनिका के मोबाइल पर आया, मैं अपनी बात जरूर रखूंगा, आप अपनी कोई भी विश बस मुझे कह दीजिएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। अनिका ने सोचा शायद आकाश गुलेरिया को कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया था और इसलिए ऐसी बेतुकी बातें कर रहा था। इसलिए इन मैसेज का रिप्लाई दिए बगैर अनिका ने अपना फोन अपने पर्स में रख दिया। आकाश गुलेरिया अपने अंकल करण गुलेरिया के वार्ड में आकर उनके बिस्तर के पास बने सिटिंग एरिया में बैठ गया। आकाश ने ठीक बगल में आकाश का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। आकाश ने सेक्रेटरी से आकाश और अनिका के बीच हो रही बातें सुनी थी। सेक्रेटरी ने धीमी आवाज में आकाश से पूछा, सर क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस अनिका ने आखिर आप पर कौन सा एहसान किया है? आकाश ने बिना हिले अपनी नजरें ऊपर करके पास खड़े सेक्रेटरी को देखा और कहा, देखो मिस अनिका ने करण अंकल की जान बचाई है। यह बात सुनकर सेक्रेटरी हैरान रह गया। सेक्रेटरी जानता था कि करण गुलेरिया का इलाज तो डॉक्टर शालिनी कर रही थी, फिर अचानक ही मिस अनिका बीच में कहां से आ गई। जब सेक्रेटरी ने आकाश से पूछा कि अचानक आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तब आकाश ने फिर से अपनी नजरें अपने अंकल करण गुलेरिया की तरफ घुमा दी। सेक्रेटरी समझ गया था कि अब आकाश गुलेरिया इससे आगे कोई इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता था। फिर कुछ देर सोचने के बाद आकाश ने सेक्रेटरी से कहा, डॉक्टर अमृता को ढूंढो, उनकी अपॉइंटमेंट लो। असिस्टेंट ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए आकाश से कहा, सर हमने उनका पता लगाना शुरू कर दिया है, मगर अब तक कुछ पता नहीं चला। हमने कई सारे हॉस्पिटल में भी बात करके रखी है। जिन्हें भी डॉक्टर अमृता के बारे में पता चलेगा उन्हें हम 3 गुना फीस देने के लिए भी तैयार है, मगर हर जगह से हमें एक ही जवाब मिल रहा है कि डॉक्टर अमृता ने जो आखिरी सर्जरी की थी वह रोहित मारवा की दादी की सर्जरी थी। हो सकता है रोहित मारवा बता सके कि डॉक्टर अमृता कैसे ट्रेस करना पड़े। सेक्रेटरी की बात सुनकर अचानक ही आकाश भड़क उठा। आकाश ने अपनी जगह से उठकर सेक्रेटरी से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि जो काम रोहित कर सकता है वह मैं नहीं कर सकता? यह बात करते वक्त आकाश भूल गया था कि वह अपने अंकल करण गुलेरिया के आईसीयू वार्ड में खड़ा था। आकाश की बात अचानक ही पूरे आईसीयू रूम में गूंजने लगी। तभी करण गुलेरिया के बिस्तर पर एक हल्की सी आवाज आई। जब आकाश ने मुड़कर अपने अंकल को देखा तो करण गुलेरिया करवट लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल रहे थे। आकाश जल्दी से करण गुलेरिया के पास गया और उनके सामने खड़े होकर धीमी आवाज में उनसे पूछने लगा, आपको कैसा महसूस हो रहा है अंकल? करण गुलेरिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आकाश की ओर देखा। आकाश की आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल दिखाई दे रहे थे। आकाश उनकी ओर देख रहा था। करण गुलेरिया ने धीमी आवाज में आकाश से कहा, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हारी सेहत के लिए इतना रेस्ट अच्छा नहीं है। आकाश ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए अंकल, मैं डॉक्टर अमृता को ढूंढ लूंगा, मैं उन्हें यहाँ लेकर आऊंगा और उन्हीं से आपका इलाज करवा लूंगा। एक लंबी सांस छोड़ते हुए करण गुलेरिया ने कहा, अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो यह सब करने का कोई फायदा नहीं होगा। आकाश अपनी मुट्ठी कसते हुए कच चाहते हुए दांतों से कहने लगा, आप ऐसा मत कीजिए अंकल,
आपको अभी और जीना है कई सालों तक। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वैसे तो अगर ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो आकाश गुलेरिया ने काफी रिश्तेदार थे, मगर करण गुलेरिया अच्छी तरह से समझ रहे थे कि आकाश क्या कहना चाहता था। कमजोर हाथों को करण गुलेरिया ने आकाश की ओर बढ़ाने की कोशिश की, मगर उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह सामने खड़े आकाश को छू भी पाते। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद जब वह थक गए तो हेवी ब्रीथिंग करते हुए फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अनिका दिल्ली हाईवे पर तेजी से गाड़ी चला रही थी। तभी अनिका ने सोचा कि आज हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वह फोन करके श्रेया को बता दे। जैसे ही अनिका ने श्रेया को फोन लगाया, श्रेया ने फोन उठाते ही अनिका से पूछना शुरू कर दिया, कैसी है रिया? क्या हुआ है रिया को? ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो तुम आधी रात को उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा? और मैं तुमसे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? अनिका ने श्रेया को शांत करते हुए कहा, अगर तुम जानना चाहती हो कि रिया कैसी है तो खुद ही जाकर मिल लो। हॉस्पिटल के विजिटिंग आवर्स जल्दी खत्म हो जाएंगे। अनिका के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्रेया चौंक गई। श्रेया ने अनिका से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बताओ, रिया कैसी है? क्या कुछ सीरियस है? देखो, इस तरह चुप मत रहो, तुम मुझसे कहो। अनिका ने श्रेया की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर तुम जानना चाहती हो तो जल्दी लाइफ केयर हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर बने स्पेशल आईसीयू वार्ड में पहुंच जाओ। यह कहते हुए अनिका ने श्रेया का फोन काट दिया। अनिका चाहती थी कि श्रेया और आकाश गुलेरिया एक दूसरे से मिले और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें आपस में मिलकर सोल्व कर ले। अनिका जानती थी कि इस मीटिंग की वजह से शायद दोनों के बीच का मनमुटाव खत्म हो जाए और वह फिर से पहले की तरह रिलेशनशिप में बंध जाए। और अगर ऐसा नहीं तो ये लिस्ट एक दूसरे के लिए मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर दोनों जिंदगी भर एक दूसरे से नफरत ना कर रहे। अनिका का फोन रखते ही श्रेया ने जल्दी अपना पर्स निकाल लिया। श्रेया टैक्सी में बैठकर लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंच गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद श्रेया ग्राउंड फ्लोर की लॉबी से तेजी से दौड़ते हुए लिफ्ट के पास पहुंच गई और इंतजार करने लगी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, एक के बाद एक लोग लिफ्ट से बाहर निकलने लगे, मगर जैसे ही श्रेया लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करने लगी, अचानक उसके कदम रुक गए क्योंकि सामने आकाश गुलेरिया लिफ्ट के अंदर खड़ा था। श्रेया को इस तरह देखकर आकाश ने पाँव भी लिफ्ट के अंदर ही जम गए। तभी लिफ्ट मैन ने श्रेया से कहा, चलिए मैडम, बताइए कहाँ जाना है आपको? धीमे कदमों से श्रेया ने लिफ्ट के अंदर आई और टॉप फ्लोर पर कहा। श्रेया को देखकर आकाश ये भी भूल चुका था कि उसे ग्राउंड फ्लोर पर बाहर निकलना था। लिफ्ट मैन ने फिर से टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया और आकाश और श्रेया एक दूसरे को देखते हुए लिफ्ट को दो अलग अलग कोनों में खड़े हो गए। अलग अलग फ्लोर पर लोग आते गए और जाते रहे, मगर श्रेया और आकाश बस एक दूसरों की आंखों में देखते रहे। फिर जैसे ही लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंची, लिफ्ट मैन ने आकाश और श्रेया को अपने थ्रोट से बाहर निकालते हुए कहा, सर मैडम, टॉप फ्लोर आ गया। लिफ्ट में अब सिर्फ आप दोनों लोग ही हैं। मेरे ख्याल से आपको यही जाना है। लिफ्ट मैन की बात सुनकर अचानक ही श्रेया और आकाश होश में आए और दोनों धीमे कदमों से लिफ्ट के बाहर निकल गए। श्रेया इस वक्त रिया के लिए भी परेशान थी और वह जल्द से जल्द रिया को मिलकर यह देखना चाहती थी कि रिया की तबीयत अब कैसी है। तेज कदमों से श्रेया रिया के ओर की ओर चलने लगी। तभी पीछे खड़े आकाश ने श्रेया को आवाज लगाते हुए कहा, श्रेया, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ रही श्रेया के कदम अपनी जगह पर अटक गए। श्रेया ने पीछे मुड़कर आकाश को नहीं देखा। आकाश श्रेया के बिल्कुल पास आ गया था, इतनी पास कि श्रेया की परफ्यूम की खुशबू आकाश तक पहुंचने लगी थी। खुशबू महसूस करते ही आकाश को इस बात का एहसास हुआ कि श्रेया के शरीर से आज भी वही महक आ रही थी जो सालों पहले आया करती थी। श्रेया के शरीर से आने वाली खुशबू महसूस करते ही आकाश अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मगर किसी तरह हिम्मत इकट्ठा करके आकाश ने श्रेया से कहा, क्या तुम जानती हो कि मिस अनिका और रोहित मारवा रिलेशनशिप में है?
आकाश गुलेरिया की बात सुनकर श्रेया ने पहले तो उसे शांत रहने का इशारा किया और फिर यहाँ वहाँ देखकर वह अचानक ही आकाश का एक हाथ पकड़कर उसे कॉरिडोर में ऐसी जगह ले गई जहाँ उनकी बात कोई सुन ना सके। आकाश सारा वक्त हैरानी से श्रेया को देखता रहा। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद श्रेया ने आकाश से कहा, देखो अभी यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। श्रेया की बात सुनकर आकाश हैरान रह गया। क्या इसका मतलब यह था कि श्रेया जानती थी कि रोहित और अनिका रिलेशनशिप में है और फिर भी श्रेया को इस रिलेशनशिप से कोई ऐतराज नहीं था? 6 साल पहले श्रेया और आकाश के बीच ब्रेकअप की वजह थी कि श्रेया को पता चल चुका था कि आकाश ने नताशा के साथ एक रात गुजारी थी और इसी वजह से श्रेया और आकाश का साथ हमेशा के लिए टूट गया था। मगर आज जब श्रेया को रोहित का अनिका के साथ संबंध के बारे में पता चला तो श्रेया बिल्कुल कैजुअली रिएक्ट कर रही थी। इसका मतलब साफ था कि श्रेया रोहित से इतना प्यार करती थी कि रोहित की ऐसी हरकत पर भी वह पर्दा डालने के लिए तैयार थी। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर श्रेया रोहित से इतना अंधा प्यार कैसे कर सकती थी। आकाश का गुस्सा अब उसकी आंखों से साफ नजर आने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश के सर पर खून सवार हो गया था। गहरी आवाज में आकाश ने श्रेया से कहा, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो गई इतने सालों में? तुम्हें पता है कि रोहित मारवा अनिका के साथ रिलेशनशिप में है, फिर भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो। क्या वजह है इसकी? तुम्हारा रोहित के लिए प्यार या रोहित मारवा का पैसा, उसकी प्रॉपर्टी, उसका पावर जो तुम्हें किसी भी कीमत पर उससे दूर जाने नहीं दे रहे? अब समझ में नहीं आया। शायद पिछले 5-6 सालों में तुम इतना बेशर्म हो चुकी हो कि शायद रोहित मारवा के पैसे के लिए अब तुम उसकी रखेल बनने के लिए भी तैयार हो गई हो। आकाश के मुंह से यह शब्द निकलते ही आकाश के गालों पर एक जोर के चाटे की आवाज आई। हालांकि श्रेया के चाटे के ज्यादा चोट आकाश के शब्दों ने श्रेया को पहुंचाई थी। श्रेया एक के बाद एक चाटे आकाश के चेहरे पर बरसाती रही। जब वो मारते मारते थक गई तब श्रेया अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर अपनी सिसकिया को दबाने की कोशिश करने लगी, मगर श्रेया की आंखों से छलकते आंसू उसके इमोशन को चोट का प्रूफ दे रहे थे। श्रेया के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद भी आकाश के चेहरे पर बिल्कुल गिल्ट नहीं नजर आ रहा था। इनफैक्ट आकाश की आंखों में सिसकती हुई श्रेया के लिए कोई हमदर्दी भी नहीं दिखाई दे रही थी। श्रेया फुट फुट कर रोने लगी और अपने घुटनों के बल पर जमीन पर गिर गई। श्रेया बिल्कुल आकाश के कदमों के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी आकाश अपनी गहरी आवाज में श्रेया से कहने लगा, अगर बात पैसों की है तो तुम्हारे रोहित के साथ जो डील हुई है उससे कहीं ज्यादा पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। वह सिर्फ तुम्हें पैसे देकर खुश रख सकता है। मैं तुम्हें अपना नाम भी देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे बच्चे को भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें और क्या ऑफर कर सकता हूँ? आकाश की बातें अब धीरे धीरे श्रेया के लिए जहर के समान होने लगी थी। श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि श्रेया ने जिसे दिलो जान से इतना प्यार किया था वही आदमी श्रेया के बारे में इतनी गंदी बात सोच कैसे सकता था। जिस आदमी पर उसने अपनी पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी थी, आज वही आदमी उसे पैसों से खरीदने की बात कर रहा था। श्रेया को आज आकाश से ज्यादा अपने आप पर घिन होने लगी थी कि उसने ऐसे इंसान के साथ प्यार किया था। रोती हुई श्रेया ने अपने आप को संभालते हुए हिम्मत इकट्ठा की और खड़ी होकर बिना आकाश को देखे श्रेया ने कहा, सोचूंगी मैं तुम्हारी ऑफर के बारे में, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई सांच है, क्योंकि इससे कई बड़ी ऑफर मुझे रोज मिलती है। अफसोस अब तक तुम इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे खरीद सको। यह कहकर श्रेया बिना आकाश को देखे वहां से चली गई। रोती हुई श्रेया धीरे धीरे रिया के ओर की ओर बढ़ने लगी। आकाश की कही हुई बातें अब श्रेया के दिलो दिमाग में नासुर की तरह फैलने लगी थी। 6 साल पहले आकाश के साथ ब्रेकअप होने के बाद श्रेया इमोशनली टूटी थी, मगर आज आकाश के इतने गिरे हुए शब्दों ने श्रेया का रिलेशनशिप पर से विश्वास उठा दिया था। जैसे ही श्रेया रिया की आईसीयू वार्ड में दाखिल हुई, उसने देखा कि नन्ही सी रिया अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी और उसके आसपास खड़ी नर्सेज और बॉडीगार्ड जोर जोर से हंस रहे थे। रिया को इस तरह
यानी चटली देखकर श्रेया की फिक्र कम हो गई। श्रेया दौड़कर रिया के पास आई और उसे गले से लगाकर फुट फुट कर रोने लगी। रिया को पता था कि उसकी छोटी मम्मी उससे बहुत प्यार करती थी, मगर रिया इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी कि उसे यह भी पता था कि इस वक्त छोटी मम्मी की आंखों से निकल रहे आंसू रिया की वजह से नहीं थे। जरूर किसी ने छोटी मम्मी को परेशान किया था, जिसकी वजह से वह इतना रो रही थी। रिया ने छोटी मम्मी की आंखों के आंसू पोंछे और उनसे कहा, डोंट वरी छोटी मम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। तुम्हें पता है मेरे पापा इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनसे अगर मैं कोई भी चीज कहूँ तो वह मेरे डिमांड जरूर पूरी करते हैं। अगर आपको किसी भी कंप्लेंट करनी है तो मुझसे कहो, मैं अपने पापा से उसकी कंप्लेंट करूंगी और वह अच्छी तरह से उसे पनिश करेंगे। रिया की ऐसी बातों पर श्रेया ने हल्की सी मुस्कान दी और रिया को माथे पर चूमकर अपने आंसू पोंछते हुए रूम से निकल गई। वहां आकाश गुलेरिया टॉप फ्लोर की बालकनी में खड़ा हुआ अपने आप को कोस रहा था। आकाश यह सोचकर अपने आप पर हैरान हो रहा था कि आखिर जिस लड़की से उसको इतना प्यार था, उसी के साथ ऐसा बर्ताव वो कैसे कर सकता था। अपने आप को सजा देने के लिए आकाश ने एक दो बार अपना सर भी दीवार से पटक कर मारा था। आकाश का गिल्ट फिर भी कम नहीं हो रहा था। वह किसी भी तरह श्रेया से जाकर माफी मांगना चाहता था, मगर वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। आकाश ने बाथरूम में जाकर अपना हुलिया ठीक किया, आईने में देखकर अपने बिखरे हुए बालों को फिर से संवार लिया और आकाश आर्यन मारवा के वीआईपी वार्ड की ओर बढ़ने लगा। आर्यन के वीआईपी वार्ड के बाहर आकर अचानक ही आकाश के कदम रुक गए। दरवाजा खोलने की आकाश में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मगर वह किसी भी तरह एक बार फिर से श्रेया से बात करना चाहता था। जब आकाश ने धीरे से दरवाजा खोला तो उसने देखा कि रूम के अंदर रोहित मारवा का बेटा, कुछ नर्स और बॉडीगार्ड के अलावा कोई नहीं था। श्रेया कहीं नहीं आ रही थी। दरवाजे पर खड़े आकाश को देखकर रिया ने अपना हाथ हवा में उछालते हुए कहा, हेलो हैंडसम अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अगर आप यहाँ मेरी छोटी मम्मी को ढूंढने आए हैं तो मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। रिया जान चुकी थी कि अगर श्रेया मासी को कोई परेशान कर सकता था तो वह पिंकी के डैड थे। हालांकि रिया अभी छोटी थी, इसलिए वह श्रेया और आकाश के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रही थी, मगर वो इतना जरूर जानती थी कि कुछ लोग आपस में कनेक्ट होते हैं और जो लोग कनेक्ट होते हैं वही एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। आकाश निराश होकर दरवाजा बंद करके वापस जा रहा था, तभी अचानक उसे रिया के कहे हुए शब्द याद आए। रिया ने श्रेया को छोटी मम्मी कहकर पुकारा था। इस बात पर तुरंत आकाश के कान चमके और वह फिर से रिया के ओर में आकर उसके पास खड़ा हो गया। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि रिया से किस तरह बात करे। तभी रिया ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, आप दिखने में इतने हैंडसम है, मगर मुझे लगता है कि आपका दिमागी इलाज करना पड़ेगा। डोंट वरी, मेरे पास ऐसी टेबलेट है जिसे खाने के बाद आप जैसे बड़े लोग का दिमाग ठीक हो जाता है। आकाश ने हड़बड़ाती हुई आवाज में रिया से पूछा, अभी अभी तुमने कहा छोटी मम्मी, क्या इसका मतलब यह हुआ कि अभी अभी जो लड़की यहाँ आई थी वह तुम्हारी मम्मी नहीं थी? अपने सर पर हाथ मारते हुए रिया ने कहा, वह तो मेरी छोटी मम्मी है, लेकिन मुझे मम्मी जितना ही प्यार करती है। रिया की बातों से यह साफ हो गया था कि श्रेया रोहित मारवा के बच्चे की मां नहीं थी। यह जानकर अचानक ही आकाश के आसपास की दुनिया जैसे थम गई। आकाश के मन से एक बड़ा बोझ उतर गया था, मगर गिल्ट का इतना बड़ा बोझ उसके सर पर चढ़ गया था कि आकाश को अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। आकाश ने अब तक जो कुछ भी सोचा था वह सब गलत था, मगर फिर भी गुस्से में आकर न जाने आकाश ने श्रेया को क्या कुछ नहीं कह दिया था। आकाश को देखकर कमरे में मौजूद सारे लोगों को ऐसा लग रहा जैसे आकाश को सांप सूंघ गया था। तभी आकाश के पांव पर एक जोरदार लात पड़ी। रिया ने आकाश को अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोर की किक मारी थी और कहा, तुमने मेरी छोटी मम्मी को रुलाया है। अब देखो हैंडसम अंकल, मैं मेरे पापा से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी और वह तुम्हें अच्छी तरह से पेनिश करेंगे।
आकाश को खुद से नफरत होने लगी थी। आकाश अपने घुटनों के बल रिया के पास बैठ गया और रिया से कहने लगा, तुम सच कह रही हो बेटा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मुझे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, मगर मैं उसके हाथों से पनिश होना चाहता हूँ जिसका मैंने दिल दुखाया है, और वो है तुम्हारी छोटी मम्मी। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। रिया ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हैंडसम अंकल, अगर आपको अपनी गलती पर रियलाइज हो गई है तो समझ लो आपका आधा काम तो हो गया। अब बस जाकर आप छोटी मम्मी से माफी मांग लो और फिर से दोस्त बन जाओ। नन्ही सी रिया के मुंह से इतनी म्यूचर बातें सुनकर आकाश की आंखों से आंसू और चेहरे पर मुस्कान एक साथ आ गए। आकाश ने रिया से पूछा, अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी छोटी मम्मी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कुछ देर अपनी उंगली अपने माथे पर टैप करने के बाद रिया ने आकाश से कहा, वैसे तो छोटी मम्मी के पास सब कुछ है, मगर हाँ एक चीज है जो उन्हें बहुत पसंद है। वहाँ अनिका तेजी से ड्राइव करते दिल्ली के सड़कों पर पहुंची। अनिका ने सोचा कि वह श्रेया से फोन पर बात करके पूछ ले कि उसकी आकाश से मुलाकात हुई या नहीं। जैसे ही अनिका ने फोन लगाया, श्रेया की धीमी और दबी हुई आवाज अनिका को सुनाई दी। हाँ अनिका बोलो। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए श्रेया से कहा, अरे तुम दोनों इतने सालों के बाद वापस मिले हो तो कुछ और बात आगे बढ़ी या नहीं? मैंने जानबूझकर तुम्हें हॉस्पिटल जाने को कहा था ताकि तुम उससे मिलो और तुम्हारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर करो। अब जल्दी से बताओ, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई या नहीं? बात कुछ आगे बढ़ी या नहीं? जब कुछ देर तक सामने से श्रेया की कोई आवाज नहीं आई, तब अनिका ने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी और दोबारा फोन पर बात करने लगी। हेलो हेलो श्रेया, तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? हेलो श्रेया। कुछ देर बाद अचानक श्रेया की आवाज आई, हाँ मैं सुन सकती हूँ। श्रेया की आवाज में बहुत दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया ने आवाज में कोई जान ही नहीं थी। अनिका को अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे बताओ भी क्या हुआ वहां पर? तुम दोनों मिले या नहीं? तुम दोनों की बात आगे बढ़ी या नहीं? तुम कहो तो तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर मैं जाऊँ उनके घर पर? अनिका की बात सुनकर अचानक ही फोन पर श्रेया की आवाज आई, बकवास बंद करो अनिका, कुछ भी बोले जा रही हो। हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। भूल जाओ सब। जो बातों मैं भूल चुकी हूँ उन्हें तुम भी भूल जाओ। और यह मत भूलो कि जब से हम दोनों अलग हुए हैं तब से लेकर आज तक नताशा आकाश की लाइफ में मौजूद रही है। वह दोनों एक साथ ही रहते हैं, उनका बच्चा भी है और बहुत जल्द वह दोनों शादी भी करके पति पत्नी कहलाएंगे। जानती हो ना, एक पत्नी होते हुए भी अगर मैं आकाश के साथ रिलेशनशिप में रहूं तो ये समाज मुझे क्या बुलाएंगे? श्रेया की बातों से अनिका को पता चल चुका था कि मामला वह जितना समझती थी उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। इसलिए माहौल को लाइट करने के लिए अनिका ने श्रेया से कहा, अगर इतनी सी बात है तो एक काम करते हैं, हम नताशा को रास्ते से हटा देते हैं। क्या कहती हो? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यह कहकर अनिका जोर जोर से हंसने लगी, मगर श्रेया को अनिका की बात में मजाक नहीं नजर आ रहा था। श्रेया ने अपनी दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, फिर भी मैं अब कभी भी आकाश के पास वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहती हूँ। अनिका को पता चल चुका था कि अब आगे इस टॉपिक पर श्रेया से बात करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए अनिका ने श्रेया से कहा, ठीक है तो एक काम करते हैं, आज हम दोनों सहेलियां किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी करते हैं। आज इतनी शराब पियेंगे कि हम दोनों की जिंदगी के जितने भी दर्द है उन्हें हम हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। यह कहते हुए अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका को शराब बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर अनिका ने सुना था कि जब भी गहरे जख्म मिटाने हो तो दोस्त को थोड़ी सी शराब पिला दो, उसके गम उसके साथ बांटो, ताकि दोस्त को यह एहसास रहे कि अगर उसे कभी भी जिंदगी में जरूरत पड़े तो वह तुम्हारे पास सहारे के लिए हाथ बढ़ा सके। अनिका दिल्ली की सड़कों पर तेजी से कार चलाते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के दरवाजे पर पहुंची। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था।
सिक्योरिटी गार्ड अनिका के पास आके आया और बोला, डॉक्टर सक्सेना ने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। प्लीज गो इन डॉक्टर अमृता।